सुप्रभातम। अध्याय 8 प्राथमिक भाग 3 प्रकरण कृषि के प्रकार, कक्षा द्वादशी, विषय भूगोल। तो आज हम कृषि के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कृषि के प्रकारों के बारे में अगर देखते हैं तो कृषि को अनेक भागों में बांटा गया है। ऐसे आपके पुस्तक में 9 भागों में बांटा गया है। जैसे देख सकते हैं कृषि के प्रकार, सबसे पहले स्थानांतरित कृषि, दूसरी आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वाहन कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, बागाती कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि, फलोद्यान कृषि। इसी के आधार पर अगर हम आगे देखते हैं तो कृषि के अलग अलग भाग आएंगे। ये इस आपको अलग अलग भागों में नाम बताए गए हैं, इनका सब विस्तृत वर्णन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम स्थानांतरित कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थानांतरित कृषि यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। यह कृषि उष्ण कटिबंधीय वनों में की जाती है। यहाँ वनों को जला दिया जाता है, भूमि को साफ किया जाता है और उस पर भूमि पर कृषि की जाती है। यह कृषि आदिम जनजातियों के लोगों द्वारा की जाती है। तो नाम से भी ध्यान है, स्थानांतरित कृषि यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। जैसे प्राचीन काल में जनसंख्या कम थी, क्षेत्र अधिक थे, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे, तो जनसंख्या कम होने के कारण लोग कुछ दिनों के लिए एक स्थान पर रुकते थे। उस स्थान पर पेड़ पौधों को काट कर सफाई कर करके वहाँ पे खेत तैयार किए जाते थे। खेत तैयार करके वहाँ कृषि की जाती थी। 1-2 फसल लेने के बाद जब कृषि के उत्पादन में कमी आती थी, इसकी उर्वरक शक्ति में कमी हो जाती थी, तो वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे और दूसरे स्थान पर भी इसी प्रकार से खेती करते थे। उसी खेती को स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें बोए गए खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। कृषि पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि से की जाती हैं। 2-3 वर्षों में भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर अन्यत्र नए सिरे से खेत तैयार कर खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि को भारत के पूर्वी राज्यों में जुमिंग, मध्य अमेरिका में मैक्सिको में मिल्पा, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मलेशिया व इंडोनेशिया में लद्दाख तथा वियतनाम में रे कहा जाता है। तो इस प्रकार से जुमिंग कृषि के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अगर भारत के पूर्वी राज्यों में जानते हैं तो उसको जुमिंग, बाकी हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में जाते हैं तो इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में जाते हैं तो लद्दाख के नाम से जानते हैं और वियतनाम में जाते हैं तो रे के नाम से इसको जाना जाता है। यह कृषि अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन, पूर्वी द्वीप समूह में की जाती हैं। वर्तमान में इसमें धान, स्थानीय मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन आदि इसमें बोए जाते हैं। दूसरी प्रकार की कृषि आती है आदिम स्थायी कृषि। जब लोगों की समझ बढ़ी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रुक गए और एक निश्चित स्थान पर रहने लगे, लेकिन वो कृषि करते थे वही पुराने औजारों से, पुराने ढंग से कृषि करते थे। इसलिए इस कृषि को आदिम स्थायी कृषि के नाम से जानते थे। स्थानांतरित कृषि में लोग इस एक स्थान पर नहीं रह पाते थे, लेकिन आदिम स्थायी कृषि में लोग एक स्थायी रूप से रहने लग गए। स्थानांतरणशील कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया तो ऐसी कृषि आदिम स्थायी कृषि कहलाई। इसकी अगर प्रमुख विशेषता देखते हैं तो भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अन्य व्यवसाय भी पनपे जाते हैं। कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं का प्रयोग खेतों की जुताई व परिवहन में किया जाता है। इस कृषि का विस्तार उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य इंडीज के देशों में इनका मिलता है। अगली कृषि आती है जीवन निर्वाह कृषि।
जीवन निर्वाह कृषि यानी क्या? अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो कृषि की जाती है उसको जीवन निर्वाह कृषि कहा जाते हैं। जो किसान, जो परिवार अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता है, न कि व्यापार की दृष्टि से खेती करता है, उसको हम जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। यद्यपि कृषि की शुरुआत जीवन यापन के रूप में हुई थी, लेकिन ये कृषक के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गई और मध्य उसकी भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी, तो कृषि का यह प्रकार जीवन निर्वाह कृषि कहलाने लगा। विगत 100 वर्षों में इस प्रकार वह कृषि का तेजी से विस्तार हुआ। अगर जीवन निर्वाह के रूप में देखते हैं तो जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता देखते हैं तो ये कृषि का स्थायी रूप है तथा अनुकूलन प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती हैं। कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का रूप गहनतम उपयोग होता है। जैसे पहली विशेषता पढ़ी है कि ये जो अनुकूल प्राकृतिक दशाएं, जैसे बारिश किस प्रकार की बारिश होती है, मौसम कैसा रहता है ना, जलवायु कैसी है, उसी आधार पर वहाँ पे खेती की जाती है। वहाँ की भूमि कैसी है, भूमि की बनावट कैसी है, भूमि की उर्वरकता कैसी है, उनके आधार पर भी खेती की जाती है। कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जा सकती है। भूजोत छोटे आकार के व चित्रे हुए होते हैं। मानवीय श्रम के भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं के प्रयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ती है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है तथा फसल चक्र का अनुसरण किया जाता है और संघनन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन भी होता है। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। मानसून एशिया के घने बसे हुए क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो वो जलवायु के आधार पर, मानसून के आधार पर खेती की जाती है। अगर अगली खेती के प्रकार को देखते हैं तो जीवन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं, एक चावल प्रधान निर्वाह कृषि और एक गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। चावल प्रधान निर्वाह कृषि, इसका विस्तार अगर देखते हैं चावल प्रधान कृषि का, तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी मध्य चीन में मिलता है और इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है। अर्थात चावल प्रधान निर्वाह कृषि यानी चावल अधिक बोए जाते हैं, चावल का उत्पादन अधिक होता है। गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि देखते हैं तो इसका विस्तार उत्तरी मध्य पश्चिमी भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान, कोरिया में मिलता है। इन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है और इन क्षेत्रों में गेहूं प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं क्या है? प्रमुख खाद्य फसल मानी जाती है। इसी प्रकार अगली कृषि देखते हैं, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। वास्तव में जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत निर्वहन का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किए जाने लगा और इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में जहाँ भूमि अधिक व जनसंख्या कम है की जाती है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जहाँ भूमि अधिक होती है, जनसंख्या कम होती है और व्यापार की दृष्टि से ये खेती की जाती है। इनकी विशेषताएं देखते हैं तो इस प्रकार की कृषि विस्तृत भूजोतों पर की जाती है। इनका क्षेत्रफल प्राय 240 से 1800 हेक्टेयर तक होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। खेत तैयार करने में फसल काटने तक का समस्त कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर, हाइस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, विनोअर। ये प्रमुख कृषि के औजार या कृषि के उपकरण या यंत्र हैं। इसी प्रकार की कृषि मुख्य फसल गेहूँ है, जो जाई, राई, तिलहन आदि फसलें भी बोई जाती हैं। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं और मानवीय का उपयोग न्यूनतम होता है। मानव का उपयोग कम से कम किया जाता है, मशीनों का उपयोग अधिक होता है। प्रति हेक्टर उपज कम तथा प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होता है
इसलिए प्रति हेक्टर उपज कम होती हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति जनसंख्या कम होने के कारण प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार कृषि की जाती है। यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इन कृषि क्षेत्रों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र निरंतर घटता जा रहा है। इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित हैं। कृषि यंत्रीकृत व उच्च तकनीकी आधारित होती है। अगली कृषि आती है बागाती कृषि, यानी बाग बनाए जाते हैं। जैसे बाग बनाने के लिए जैसे चाय की कृषि की जाती है, कहवा की कृषि की जाती है, ये तंबाकू की कृषि की जाती है। ये सभी बागानी कृषि के अंतर्गत, फलों की कृषि हैं, सब्जियों की कृषि है, ये भी बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि का विकास उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों को वे जरूरी उपजें उपलब्ध करवाना जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही पैदा हो जाती हैं। अगर ब्रिटिश यानी ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में खड़ के बागान और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बागान विकसित किए, फ्रांसीसियों या फ्रांसवासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ का रोपण किया गया, अमेरिका वासियों ने नारियल व गन्ने के बागान लगाए, ब्राज़ील में कई यूरोपीय देशों ने कहवा के बागान लगाए। ये बागान फेजेंडा के नाम से जानते थे। किसके नाम से? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व स्थानीय देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। अब ये बागान अपनी उपजों को निर्यात करने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में भी बेचते हैं। विशेषताएं, इसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह एक फसली कृषि है। इनसे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला प्रमुख बागाती फसलें मानी जाती हैं। इस प्रकार की कृषि इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी व पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, क्यूबा, हवाई द्वीप पर की जाती है। अगर अगली कृषि देखते हम तो मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि नाम से भी ध्यान है, जहाँ पशुपालन और कृषि साथ में की जाती हैं, उसको मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। इस कृषि में फसलें उगाने तथा पशुओं को पालने का कार्य एक साथ किया जाता है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के शीतोष्ण अक्षांश वाले भाग इनका विस्तार है। अगर इनकी विशेषता देखते हैं तो फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। गेहूँ, जौ, राई, जाई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसलें आदि प्रमुख बोई जाने वाली फसलें मानी जाती हैं। फसलों के साथ पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है। सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती हैं। इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होता है। कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। यह कृषि महानगरों के समीप की जाती हैं। उत्तम कृषि विधियाँ, उत्तम परिवहन, विश्वसनीय वर्षा ने इस कृषि को बड़ी सहायता मिली है। सस्यावर्तन व अनंत फसली कृषि ऐसी जो जिस किसी के साथ में दूसरी कृषि की जैसे कि दालों की कृषि की जाती है तो उससे भूमि की उर्वरकता में वृद्धि होती है।
इस प्रकार की कृषि साथ में की जाती है, जिसमें 2 प्रकार की फसलें एक साथ में भी ले सकते हैं। दलहन कृषि की जाती है उसमें, जैसे उड़दों की कृषि वगैरह की जाती है उसमें। दुग्ध कृषि, यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशु चारण और नस्ल सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। दूध दोहने और उसको परिष्कृत करने की प्रक्रिया को मशीनों द्वारा किया जाता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुग्ध व अन्य डेयरी उत्पादकों के अच्छे बाजार होते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी फार्मिंग ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। ट्रक कृषि, यह भी विशिष्ट प्रकार की कृषि है, जिसमें साग सब्जियां की कृषि की जाती है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में ले जा कर बेचा जाता है। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है, इसलिए इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया है। सर्वप्रथम इस प्रकार की कृषि का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तेजी से बढ़ती महानगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में ताज़ी सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से प्रचार हुआ। इस कृषि का नगरीकरण से गहरा संबंध है। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ता है। अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए देश में बढ़ती सब्जियों की मांग के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से विकास हो रहा है। तो नाम से भी ध्यान है, ट्रक कृषि, यानी शहरों से दूर सब्जियों के लिए जो बाग बनाए जाते हैं, वहाँ सब्जियाँ, फ्रूट, उनकी खेती की जाती है और शहरों से दूर होने के कारण वो ट्रक में भरकर वापस शहरों की ओर लेके आते बेचने के लिए। तो इसलिए उस कृषि को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाने लग गया। अब वो शहर से कितनी दूर है, वो रात भर में शहर तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, ये उनकी दूरी के आधार पर वो खेती जो आराम से वहाँ से रात में कृषि से जो फसलें उत्पादित होती हैं और वो जो सब्जियाँ वो लेकर के, जैसे हम देखते हैं कि जोधपुर से सब्जियाँ आती हैं, इसी प्रकार कई जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से भी सब्जियाँ आती हैं बालोतरा में, तो वो सब्जियाँ आती वो ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। फलोद्यान कृषि का यह भी रूप अगर हम देखते हैं तो यह कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है, जिसमें ट्रक फार्मिंग की तरह साग सब्जियों की जगह फल व फूलों की कृषि की जाती है। फलों व फूलों की मांग नगरों में अधिक होती है। विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर मुख्य फसलें हैं। अगर किस प्रकार की खेती की जाती है, तो यहाँ पे फलों की और फूलों की। नगरीय क्षेत्रों में काफ़ी मांग अधिक होने के कारण फल और फूलों की खेती की जाती है और फूल बिक्री से कृषकों को भारी मुनाफा होता है और भारत में गुलाब, गेंदे व अन्य फूलों की अच्छी पैदावार भी होती है। अभ्यास प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं, इसके उत्तर ढूंढ करके। पहला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। मोस्ट प्रश्न है 12th कक्षा के लिए, ये बोर्ड की परीक्षाओं में भी आते हैं। जीवन निर्वाह कृषि को समझाइए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं लिखिए। चौथा प्रश्न है, मिश्रित कृषि की विशेषताएं लिखिए। और 5वां प्रश्न, ट्रक कृषि किसे कहते हैं। तो 12वीं बोर्ड की कक्षाओं में इसमें से एक प्रश्न पक्का आ सकता है और इस टॉपिक्स में से 100% छोटा या बड़ा एक प्रश्न पक्का आएगा। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं, अच्छे ढंग से तैयार करना, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी कृषि के ऊपर निर्भर है। इसलिए कृषि के ऊपर एक सवाल कोई भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में कृषि के ऊपर सवाल आता ही है। इसलिए मोस्ट पार्ट है।